हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरे स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ यूरोप के बारे में, यानी कि यूरोप के इतिहास के बारे में। और जो टाइम पीरियड रहने वाला है वो 1870 से 1945 तक रहने वाला है। तो आज की वीडियो एनईपी के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जिन भी स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट है, इट डजेंट मैटर आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो या फिर बीए ऑनर्स के स्टूडेंट हो, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चंस बताने वाला हूँ वही सेम क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही कंटेंट को प्रोवाइड करने वाला हूँ। एंड एज यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिकली जिन टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि तो सिलेबस के अंदर बेसिकली आपको 4 यूनिट्स पढ़नी है और हर एक यूनिट के अंदर 2-3 चैप्टर्स दिए गए हैं। तो जैसे अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो इसके अंदर हमें टोटल 2 लेसन्स दिए गए हैं। तो लेसन 1 है सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी द्वितीयक औद्योगिक क्रांति। तो इस यूनिट के अंदर बेसिकली आपको ये जानने को मिलेगा कि 1870 से लेकर 1914 तक ये जो टाइम पीरियड था, इसके अंदर यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में उद्योग और विज्ञान का तेजी से और तकनीकों का तेजी से विकास हुआ। तो इसी को कहा गया सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या होता है, आखिर इसके पीछे क्या रीजंस थे और आखिर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इस लेसन के अंदर जानने को मिलेगा। तो इसके बाद लेसन 2 है जिसका नाम है इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1873 एंड रिकवरी, यानी इसके अंदर बेसिकली आपको 1873 की जो आर्थिक मंदी आई थी जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया था, इफेक्ट किया था, उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा कि आखिर इसके पीछे क्या रीजंस थे। इन्हीं सभी चीज़ों को आपको जानने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 2 के बारे में, जिसके अंदर टोटल आपको 4 लेसन्स पढ़ने हैं, जिसके अंदर बेसिकली आपको 3 लेसन्स पढ़ने हैं। तो लेसन नंबर 3 है जिसके अंदर बेसिकली हमें 1905 की रूसी क्रांति के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा रशियन एम्पायर के अंदर जो भी मेन इवेंट्स हुए, जैसे 1905 की क्रांति, फरवरी क्रांति, 1970 की अक्टूबर क्रांति, 1917 की अक्टूबर क्रांति, तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। इसके अलावा लेसन नंबर 4 में आपको जानने को मिलेगा पूर्वी प्रश्न के बारे में, यानी कि जो बाल्टिक एरिया था वहाँ पर किस तरीके से राष्ट्रवाद का उदय होता है, राष्ट्रवाद का विचार फैलता है, यानी कि नेशनलिज्म की जो ये फीलिंग है ये लोगों के अंदर आती है और किस तरीके से लोग जो है अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र की कल्पना करने लगते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। इसके बाद लेसन नंबर 5 में आपको जानने को मिलेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। तो यानी कि प्रथम विश्व युद्ध क्या था, आखिर इसके पीछे क्या रीजंस थे और इसके बाद क्या हुआ, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। इसके बाद यूनिट नंबर 3 है जिसके अंदर 3 लेसन्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो लेसन नंबर 6 है जिसके अंदर बेसिकली आपको 1929 में जो आपकी आर्थिक महामंदी आई थी जिसने पूरी दुनिया को इफेक्ट किया था, यानी कि जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। इसके बाद लेसन नंबर 7 के अंदर बेसिकली आपको फांसीवाद और नाजीवाद के बारे में जानने को मिलेगा। नाजीवाद जो कि जर्मनी में इसका उदय हुआ था और फांसीवाद जो कि इटली में इसका उदय हुआ था। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आपको जानने को मिलेगा कि आखिर इसके क्या रीजंस थे और इसने किस तरीके से वर्ल्ड में अपना एक इम्पैक्ट डाला। इसके बाद लेसन नंबर 8 है जिसके अंदर बेसिकली आपको स्पेन में जो सिविल वॉर हुआ था उसके बारे में जानने को मिलेगा कि आखिर उसके क्या रीजंस थे, क्या हुआ था एक्चुअली में। इसके बाद यूनिट नंबर 4 है जिसके अंदर बेसिकली आपको एक ही लेसन पढ़ना है जो कि है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो आखिर इसके पीछे के क्या रीजंस थे और इसके बाद क्या हुआ, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो सिलेबस को डिस्कस करने के बाद चलिए अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में कि आखिर ये पेपर आपका कितने नंबर का आने वाला है, आपको इसको पूरा अटेम्प्ट करने में कितना टाइम दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर है ये आपका टोटल 90 नंबर का पेपर होने वाला है, जिसे करने के लिए आपको टोटल 3 घंटे दिए जाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, इसके अंदर टोटल आपके 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन करने होते हैं।
और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होते हैं, तो आप कोई भी 4 क्वेश्चन कर सकते हो। और इसके साथ ही आप ये पेपर या तो हिंदी में कर सकते हो या फिर इंग्लिश में, किसी भी एक लैंग्वेज में आप ये पेपर कर सकते हो। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट बाय यूनिट हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो यूनिट 1 से जो फर्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो बेसिकली पूछा जाता है सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर, यानी कि द्वितीयक औद्योगिक क्रांति के ऊपर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है कि सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसके अंदर बेसिकली हमें यही बताना है कि आखिर ये सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था क्या, यानी कि द्वितीयक औद्योगिक क्रांति क्या थी और इसके क्या रीजंस थे, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में हमें जानने को मिलेगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब इसके आंसर की तरफ। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि 1870 से लेकर 1914 ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के दौरान यूरोप और अमेरिका में उद्योग, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और इसी दौरान जो बड़े बड़े परिवर्तन हुए, उसी को कहा गया सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि द्वितीयक औद्योगिक क्रांति। तो अब आपके भी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसे सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा गया, तो आखिर फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था। तो मैं आपको बता दूं, जो पहली औद्योगिक क्रांति थी, यानी कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, उसके अंदर भाप इंजन और कपड़ा उद्योगों का विकास हुआ। लेकिन जो सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसके अंदर बेसिकली बिजली, इस्पात, पेट्रोलियम और नई मशीनों का इस्तेमाल होने लगा था। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो रेवोल्यूशन हुआ था, यानी कि ये जो क्रांति हुई थी, इसने दुनिया की अर्थव्यवस्था को, समाज को और राजनीति को बहुत ही डीपली इफेक्ट किया था। एंड सो आई होप आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि आखिर ये सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था क्या। तो चलिए अब इसके मीनिंग के बारे में बात करते हैं, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि द्वितीयक औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है। तो मैं आपको बता दूं कि सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि द्वितीयक औद्योगिक क्रांति, वो टाइम पीरियड था जिसमें नए आविष्कार हुए और आधुनिक तकनीकों की वजह से उद्योगों का हमें तेजी से डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसी टाइम पीरियड के दौरान बिजली, पेट्रोलियम, इस्पात और मशीनों का भी ज़्यादा इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। और जिससे क्या हुआ, इससे उत्पादन की गति बढ़ी और बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई। और इसके साथ ही आपको ये जानना भी जरूरी है कि ये जो क्रांति हुई थी, ये जो रिवोल्यूशन हुआ था, ये मेनली जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन में ये विकसित हुआ था। सो आई होप अब आपको सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर इस सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के पीछे क्या रीजंस थे, यानी कि व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ द सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि द्वितीयक औद्योगिक क्रांति के पीछे आखिर क्या कारण थे, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट रीजन था, वो था डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि विज्ञान और तकनीक का विकास इसके होने के पीछे का एक मेजर रीजन था। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ, विज्ञान और तकनीक, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमें बहुत सारे नए आविष्कार देखने को मिलते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि बिजली, टेलीफोन, रेडियो और मशीनों के डेवलपमेंट ने इंडस्ट्रीज को एक नई गति दी, एक नई दिशा दी। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि साइंटिफिक डिस्कवरीज ने, यानी कि वैज्ञानिक खोजों की वजह से उत्पादन और भी ज़्यादा तेज़ी से और आसान हो गया। और इससे क्या हुआ, इससे औद्योगिक विकास, यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ी से बढ़ा। तो इसीलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के होने के पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न था। तो इसके बाद इसका जो सेकेंड रीज़न था, वो था यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली का उपयोग। तो मैं आपको बता दूं कि सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ, बिजली का इस्तेमाल तेज़ी से होने लगा और ये बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल शुरू हो गया। तो पहले क्या था, जितने भी उद्योग थे, इंडस्ट्रीज थे, वो भाप के इंजनों पर डिपेंड थे। लेकिन बिजली के आने की वजह से मशीनें अधिक तेज़ी से और प्रभावी तरीके से वर्क करने लगी। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कारखानों में उत्पादन बढ़ा और नए औद्योगिक इकाइयाँ भी स्थापित हुई। तो ये था इसका सेकेंड रीज़न। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके थर्ड रीज़न के बारे में, जो कि है डेवलपमेंट ऑफ स्टील इंडस्ट्रीज़। यानी कि मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे क्या हुआ, जो स्टील था यानी इस्पात था, उसका प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ने लगा।
और स्टील का इस्तेमाल रेल, पुल, मशीनों और भवनों के निर्माण में होने लगा। और इससे क्या हुआ, इससे भारी उद्योगों का विकास हुआ और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ा। तो ये भी सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक मेन रीज़न था। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं इसके चौथे रीज़न के बारे में, जो कि था डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी कि परिवहन और संचार का विकास। तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ, रेलवेज, शिप्स और मोटर व्हीकल्स का डेवलपमेंट हुआ, जिससे जो ट्रेड था और जो ट्रांसपोर्टेशन था वो बहुत ज़्यादा ईजियर हो गया, यानी आसान हो गया। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि टेलीफोन और टेलीग्राफ जैसे संचार साधनों ने देशों और व्यापारिक संस्थाओं को जोड़ने का काम किया। इससे क्या हुआ, इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तेजी से बढ़ा। यानी कि इस टाइम के दौरान हमें इंटरनेशनल ट्रेड भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो इसीलिए डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एक बड़ा रीज़न था सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के होने का। तो चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके फिफ्थ रीज़न के बारे में, जो कि था कैपिटलिज्म एंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि पूंजीवाद और निवेश। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीज़न था। क्यों? क्योंकि इस समय क्या हुआ, जितने भी बड़े व्यापारी थे और जो पूंजीपति थे, उन्होंने इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और इसके साथ ही बैंकों और जो वित्तीय संस्थाएं हैं, उनके डेवलपमेंट से उद्योगों को भी आर्थिक सहायता मिलने लगी, जिससे क्या हुआ, नए कारखाने और कंपनियां स्टैब्लिश्ड होने लगी। तो जिससे क्या हुआ, इंडस्ट्रीज बढ़ने लगे और ये एक बड़ा रीज़न था सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के होने का। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके सिक्स्थ रीज़न के बारे में, जो कि था एक्सपेंशन ऑफ कॉलिज्म, जो कि था उपनिवेशवाद का विस्तार। तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ, जो यूरोपीय देश थे उन्होंने एशिया और अफ्रीका में अपने उपनिवेश बनाना स्टार्ट कर दिया। यानी कि यूरोपीय और अमेरिका के देशों ने क्या किया, एशिया और अफ्रीका के देशों पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया और उन देशों से कच्चा माल ये लेते थे और तैयार माल उन्हीं के मार्केट में उनको सेल करते थे। और इससे क्या हुआ, यूरोप के देशों में जो फैक्ट्रीज थे, उद्योग थे, उनका डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। सो आई होप आपको सभी ये रीज़न समझ में आ गए होंगे कि आखिर सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आखिर क्या रीजंस थे। तो एक बार आप सभी अपने मन में रिवाइज कर लीजिए कि आखिर सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीछे क्या रीजंस थे। तो हमने पहले रीज़न की बात की, जो कि था डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि विज्ञान और तकनीकों का विकास। फिर हमने बात की यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यानी कि बिजली के उपयोग के बारे में। इसके बाद हमने बात की डेवलपमेंट ऑफ स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में, यानी कि इस टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ, स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। और इसके बाद हमने बात की डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में, यानी कि इस टाइम पीरियड के दौरान बेसिकली परिवहन और संचार का हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद हमने बात की कैपिटलिज्म एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में, यानी कि पूंजीवाद और निवेश के बारे में, कि इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारे इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलती है। और इसके बाद लास्ट में हमने बात की उपनिवेशवाद के विस्तार के बारे में, यानी कि यूरोपीय देशों ने अफ्रीका और एशिया के देशों को अपना गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया और वहाँ से वो कच्चा माल लेते थे और तैयार माल उन्हें बेचते थे, जिससे क्या हुआ, उनके इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अभी वीडियो को रोक के एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो इसके रीज़न को समझने के बाद चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर इस सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या हमें इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि द्वितीयक औद्योगिक क्रांति के क्या प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका पहला इफेक्ट हमें देखने को मिलता है कि सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो तेजी से बढ़ा।
तो मैं आपको बता दूं कि नई मशीनों और तकनीकों के यूज से जो प्रोडक्शन था वो तेजी से बढ़ा और बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए और वस्तुओं का बड़े पैमाने पर निर्माण होना स्टार्ट हो गया। जिससे क्या हुआ, इससे उद्योगों का विकास हुआ और जो वर्ल्ड ट्रेड था वो तेजी से बढ़ा। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो दूसरा इफेक्ट था वो था ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी कि इससे क्या हुआ, शहरीकरण का विकास हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि उद्योगों की डेवलपमेंट के कारण क्या हुआ, जो लोग थे वो रोजगार की तलाश में गांव से शहर की ओर जाने लगे, जिससे क्या हुआ, शहरों के अंदर जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन बढ़ने लगी और बड़े औद्योगिक नगर विकसित हुए, जिससे क्या हुआ, शहरी जीवन का विकास हुआ। तो ये भी एक बड़ा इफेक्ट था सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। तो इसके बाद जो थर्ड इसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है वो है डेवलपमेंट ऑफ द वर्किंग क्लास, यानी कि यहाँ पर मजदूर वर्गों का क्या हुआ, विकास हुआ। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, जो भी फैक्ट्रीज थी यानी कि कारखाने थे उसके अंदर काम करने वाले मजदूरों की संख्या बढ़ी और जो मजदूर वर्ग था वो औद्योगिक समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मजदूरों को कम मजदूरी और कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर हमें कई बार श्रमिक आंदोलन भी देखने को मिलते हैं, यानी कि यहीं से श्रमिक आंदोलन की स्टार्टिंग होती है। क्योंकि यहाँ पर जो लेबर्स थे उनको अच्छा पे नहीं मिल रहा था और उनकी वर्किंग कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। तो इसके बाद सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो हमें अगला इफेक्ट देखने को मिलता है वो है कैपिटलिज्म एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी कि पूंजीवाद और आर्थिक असमानता। तो मैं आपको बता दूं, इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से क्या हुआ, जितने भी पूंजीपति थे उनको तो बहुत लाभ हुआ, जो बड़े उद्योगपति थे और जो व्यापारी थे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई, काफ़ी ज़्यादा वो बिल्ड हो गए। लेकिन जो मजदूर वर्ग था वो गरीब ही बना रहा, जिससे क्या हुआ, समाज के अंदर हमें इनइक्वालिटी यानी कि आर्थिक असमानता देखने को मिलती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट था जो कि हमें सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से देखने को मिलता है। तो इसके बाद इसका जो अगला इफेक्ट हमें देखने को मिलता है वो है साम्यवाद का प्रसार, वो है साम्राज्यवाद का प्रसार। तो मैं आपको बता दूं, जितने भी औद्योगिक देश थे यानी कि इंडस्ट्रियल कंट्रीज थी जैसे यूरोप, अमेरिका, तो उनको अधिक कच्चा माल चाहिए था और एक बाजार चाहिए था जहां पर वो अपने प्रोडक्ट को बेच सके। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, यूरोपीय देशों ने एशिया और अफ्रीका के देशों को अपना गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ, यहाँ पर हमें साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद देखने को मिलता है कि यहाँ पर इस टाइम पे हमें साम्राज्यवाद का विस्तार देखने को मिलता है। यानी कि यूरोप के बहुत से ऐसे देश थे जैसे फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल, इन्होंने क्या किया, एशिया और यूरोप के देशों को अपना गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया ताकि वहां से वो अपना कच्चा माल ले और उसके बाद अपनी फैक्ट्री में उनको तैयार माल बनाए और उन्हीं के मार्केट में उनको बेच दें, जिससे उनके उद्योगों का विकास हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट था जो कि हमें सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से देखने को मिलता है। तो इसके बाद इसका जो अगला इफेक्ट हमें देखने को मिलता है वो है इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जीवन स्तर में सुधार। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसकी वजह से क्या हुआ, नई तकनीकों और उत्पादन के बढ़ने से लोगों को सस्ती और अधिक वस्तुएं मिलने लगी। जो ट्रांसपोर्ट था और जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसका डेवलपमेंट हुआ, जिससे जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा ईजियर बन गई, कंफर्टेबल बन गई। और इससे एजुकेशन और जो हेल्थ सर्विस थी उसमें भी हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो ये भी सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो इसका जो अगला इम्पैक्ट था वो था युद्ध और प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। तो मैं आपको बता दूं, इस सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, जितने भी औद्योगिक देश थे यानी कि यूरोप के देश, उनके बीच में आर्थिक और साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन बढ़ गया। यूरोप के सभी देशों को एशिया और अफ्रीका के देशों पर कब्जा करना था, ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपना गुलाम बनाना था ताकि वहाँ से वो अपना कच्चा माल ले सके और अपना एक मार्केट वहाँ पर तैयार कर सकें। तो इसी रीज़न की वजह से जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे यूरोपीय देशों में शक्ति की होड़ बढ़ गई और यही कंपटीशन आगे चलकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक रीज़न बनता है। सो आई होप आपको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के सभी इम्पैक्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उसने वर्ल्ड में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े चेंजेस किए, क्योंकि इस सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने क्या किया, उद्योगों और तकनीकों को एक नई दिशा थी, इनका डेवलपमेंट किया। लेकिन इसके साथ ही इसने आर्थिक असमानता और साम्राज्यवादी संघर्ष को भी बढ़ावा दिया। तो यहाँ पर होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के बारे में।
तो चलिए हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जो कि बेसिकली 1873 के इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके अंदर बेसिकली हमें यही बताना है कि 1873 के अंदर जो इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था, आखिर उसके पीछे के क्या रीजंस थे, उसके बारे में हमें बताना है। तो इसका जो आंसर है वो आपको हमारे PDF नोट्स में मिल जाएंगे, तो टाइम कम है तो आप उसको वहाँ पर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 के बारे में, जिसके अंदर बेसिकली हमें 1905 की रूसी क्रांति के ऊपर हमें बताना है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली हमें यही बताना है कि आखिर 1905 की रूसी क्रांति क्या थी और इस क्रांति के अंदर कौन कौन सी मेजर इवेंट्स हुए थे, घटनाएं हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि 1905 में जो रूसी क्रांति हुई थी, उसे रूस के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यानी कि 1905 का जो रिवॉल्यूशन था वो एक इम्पोर्टेंट इवेंट था, और ये रिवॉल्यूशन यानी कि ये क्रांति रूस के राजा जार निकोलसन और ये जो क्रांति हुई थी ये रूस के राजा जार निकोलस द्वितीय के निरंकुश शासन के खिलाफ हुई थी। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, रूस की जो जनता थी वो गरीबी, बेरोजगारी और अत्याचार और राजनीतिक अधिकारों की कमी से बहुत ज़्यादा परेशान थी। जो मजदूर थे, किसान थे और जो सैनिक थे, सभी सरकार से यानी कि जो जार निकोलसन द्वितीय था उसके शासन से असंतुष्ट थे, और इन्हीं समस्याओं की वजह से रूस के अंदर यह 1905 में रूसी क्रांति देखने को मिलती है, जिसने क्या किया, जार निकोलसन द्वितीय के शासन को ख़त्म कर दिया। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 1905 की रूसी क्रांति क्या थी। तो अब हम इसके मेन रीजंस के बारे में बात कर लेते हैं ऊपर से, क्योंकि टाइम बहुत कम है, और जो प्रॉपर आंसर है वो आपको हमारे PDF नोट्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख लेना। तो यहाँ पर मैं आपको ऊपर से सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो 1905 की रूसी क्रांति का जो मेन रीज़न था वो था रूस में जारशाही का निरंकुश शासन। तो मैं आपको बता दूं कि रूस के अंदर बेसिकली जार शासकों का शासन हुआ करता था, यानी कि वहाँ पर जो राजा थे उनको जार कहा जाता था, जो कि वहाँ पर राज करते थे, और वो जो अपनी शक्तियों का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते थे। इसके अलावा रूस के अंदर लोगों को ना तो कोई अधिकार था, ना तो कोई स्वतंत्रता थी, तो इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे। तो ये भी एक बड़ा रीज़न था 1905 की क्रांति के होने का। इसके बाद इसका जो अगला रीज़न था वो था किसानों की खराब स्थिति। तो मैं आपको बता दूं कि रूस के अंदर जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, उनके पास ज़मीन भी नहीं थी, और इसके अलावा उनको भारी टैक्स पे करना पड़ता था। तो इससे क्या हुआ, किसानों के अंदर भी विद्रोह की भावना जागने लगी। तो ये भी एक बड़ा रीज़न था। इसका जो थर्ड रीज़न था वो था मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो यहाँ पर जो रूस के अंदर जो मजदूर थे, लेबर्स थे, उनकी कंडीशन भी बहुत ख़राब थी। उनको ना तो अच्छी कंडीशन दी जाती थी, वर्किंग कंडीशन भी उनकी बहुत बेकार थी। इसके अलावा उनको घंटों तक काम कराया जाता था, लेकिन उनका जो पे था वो बहुत ही ज़्यादा कम था। तो इसीलिए जो मजदूर वर्ग थे वो भी राजा से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। तो 1905 की रूसी क्रांति का जो अगला रीज़न था वो था रूस जापान युद्ध में रूस की हार। तो मैं आपको बता दूं कि 1905 में क्या होता है, रूस और जापान के बीच में वॉर होती है, जिसमें जो रूस होता है उसकी हार हो जाती है, जिसकी वजह से रूस को काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली जिसकी वजह से रूस के संसाधनों को भी हानि होती है, बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, और इससे जो जनता होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है राजा से। इसके बाद जो इसका अगला रीज़न था वो था राजनीतिक अधिकारों का अभाव, यानी कि यहाँ पर जो लोग थे उनको पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं दिए गए थे। तो इन्हीं सभी चीज़ों के बाद जो बहुत बड़ा एक इवेंट देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है 22 जनवरी 1905 को। क्योंकि 22 जनवरी 1905 में क्या हुआ था, जो जनता थी वो शांति प्रिय तरीके से राजा से रिक्वेस्ट करने आई थी, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने के लिए राजा के महल आई थी। लेकिन राजा को लगा कि ये मेरे खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, तो इसीलिए राजा ने क्या किया, यानी कि जार निकोलसन द्वितीय ने क्या किया, लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर हजारों की संख्या में लोग मारे गए। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि लोगों के अंदर जो गुस्सा था वो अपने पीक पर पहुंच गया, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, जार निकोलसन के शासन को ही ख़त्म कर दिया। सो आई होप अब आपको रूसी क्रांति 1905 की रूसी क्रांति के जो मेन रीजंस थे वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद 1905 की रूसी क्रांति की जो प्रमुख घटनाएं थी ये सब आप अपने PDF में देख लेना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसके बाद इस यूनिट से जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली पूछा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
तो इसके अंदर भी बेसिकली हमें रूस के अंदर जो 1905 की रूसी क्रांति के बाद 1917 में हमें एक और क्रांति देखने को मिलती है, जो कि थी 1917 की रूसी क्रांति, जिसे हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो बाकी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको हमारी इस पीडीएफ के अंदर मिलने वाले हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइप की वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और आपके एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो इसीलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कीजिए और अपनी स्टडी को जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए। जितने भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर कीजिए, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो नोट्स हैं, इसमें हमने जो नोट्स बनाए हैं वो इतने ज़्यादा इजी लैंग्वेज में है। अगर आप खुद भी पढ़ते हो 100-2 बार तो आप इजीली उसे समझ सकते हो और उससे इजीली याद भी कर सकते हो। ये इतने ईजी वर्ड्स हमने इसमें लिखे हैं, इतने ईजी सेंटेंसेज लिखे हैं। और जैसे आप हमारे पीडीएफ को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर यहाँ पर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम, जो कि है हिस्ट्री ऑफ यूरोप। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1870 से लेकर 1945 तक का है। और मैं आपको बता दूं कि हमने अपने नोट्स के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है। आप इन दोनों ही ग्रुपों में ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि एसओएल से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसके अलावा हमने आपको प्रोवाइड किया है हमारी वेबसाइट का लिंक, जहाँ से आप किसी भी सेमेस्टर के जो नोट्स हैं वो ईजिली डाउनलोड कर सकते हो। और इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको मिलने वाला है लेटेस्ट सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। और इसके बाद यूनिट बाय यूनिट हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं विद आंसर्स। और मैं आपको बता दूं कि इस नोट्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं ये वो सभी क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। और इसके जो आंसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हैं। और अगर आप इन आंसर्स को अपने एग्जाम में लिख के आते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी लैंग्वेज है, ईजी टू अंडरस्टैंडेबल है। अगर आप 1 से 2 बार पढ़ते हो तो आपको ये ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। हमने इतना ईजी लैंग्वेज में अपने नोट्स को बनाया है। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने 2 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो यहाँ पर होते हैं हमारे नोट्स खत्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।